कहानी शुरू होती है 1930 के दशक के कोरिया में, जो जापानी उपनिवेश के अधीन है। ये समय असमानता, भय और अत्याचार से भरा है, जहां कोरिया पर जापान का पूरा नियंत्रण है। हर तरफ तनाव का माहौल है, लेकिन उच्च वर्गों में विलासिता और ऐशो आराम का प्रदर्शन भी दिखता है। कहानी में हमें एक बड़े, खूबसूरत और रहस्यमय महल में ले जाया जाता है, जो बाहर से जितना आकर्षक और शांत लगता है, अंदर से उतना ही डरावना और अंधकारमय है। इस महल की हर दीवार, हर कोना जैसे कोई अनकहा राज छुपा कर बैठा है। यहीं हमारी मुलाकात होती है तीन प्रमुख किरदारों से, जिनकी जिंदगी और मंशाएं एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं। लेडी हिदेको, एक सुंदर संभ्रांत महिला जो इस महल की वारिस है। हिदेको का जीवन जितना रईसी में डूबा हुआ लगता है, असल में वो उतना ही अकेला और कष्टदायक है। वह अपने क्रूर मामा के अधीन रहती है, जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कैद किए हुए है। हिदेको को इस महल में एक कठपुतली की तरह रखा गया है, जिसके पास न कोई आजादी है और न ही कोई खुशी। काउंट फुजिवारा, जापानी व्यक्ति जो खुद को एक संभ्रांत और अमीर व्यक्ति के रूप में पेश करता है, असल में वह एक धूर्त और चालाक धोखेबाज है, जिसका एकमात्र मकसद हिदेको की संपत्ति को हड़पना है। फुजिवारा ने हिदेको को फंसाने के लिए एक शातिर योजना बनाई है, और इसी योजना के अंतर्गत वह अपनी चाल में एक अन्य किरदार को शामिल करता है। सुखी, एक गरीब कोरियाई लड़की जो एक चोरों के गिरोह में पली बड़ी है। सुखी को चोरी और धोखाधड़ी की कला में माहिर बनाया गया है। उसकी जिंदगी में प्रेम और अपनापन कभी नहीं रहा, इसलिए वह सिर्फ पैसों के लिए जीती है। फुजिवारा उसे अपने धोखे के जाल में फंसाकर हिदेको की सेविका बनाने का नाटक करता है। सुखी का काम हिदेको का विश्वास जीतना है, ताकि फुजिवारा अपनी योजना को अंजाम दे सके। फुजिवारा ने सुखी को समझाया है कि उसे हिदेको का विश्वास जीतकर उसकी मानसिक स्थिति को अस्थिर करना है, ताकि वह खुद को हिदेको का सहारा बना सके। सुखी को सिर्फ एक सेविका के रूप में अपना काम करना है, लेकिन धीरे धीरे हिदेको के करीब आना है। उसकी असल भूमिका हिदेको को फुजिवारा के प्यार में फंसाना और उसके मन में उसकी छवि को सकारात्मक रूप में बनाना है, ताकि वह उससे शादी के लिए तैयार हो सके। सुखी इस योजना में अपना स्वार्थ भी देखती है, क्योंकि फुजिवारा ने उससे वादा किया है कि उसे भी इस योजना का बड़ा हिस्सा है। वह हिदेको की नई सेविका के रूप में उसके महल में पहुंचती है, जहां उसे हिदेको के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। हिदेको के जीवन की तकलीफें, उसका डर और उसकी बेचैनी धीरे धीरे सुखी के सामने खुलने लगते हैं। हिदेको का दिल बहुत भोला और मासूम है, जो उसे सुखी से खुलने पर मजबूर कर देता है। सुखी के लिए यह एक धोखे का खेल था, लेकिन हिदेको के मासूम और टूटे हुए दिल को देखकर उसके मन में कुछ करुणा उत्पन्न होती है। हिदेको का अकेलापन और उसके मन की पीड़ा सुखी को गहरे तक छूने लगती है। वह देखती है कि हिदेको कितनी मजबूरी में है, किस तरह उसके मामा ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से एक कैद में रखा हुआ है। हिदेको के दिल में गहरे घाव हैं, जिनका कोई मलहम नहीं। धीरे धीरे सुखी का हिदेको के प्रति नजरिया बदलने लगता है। उसे अब सिर्फ अपने हिस्से के पैसों की लालच नहीं है, बल्कि हिदेको के दर्द को महसूस कर वह उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगती है। हिदेको के करीब आते हुए उसकी जिंदगी में सहारा बन जाती है। यह रिश्ता धीरे धीरे एक दोस्ती में बदलने लगता है, लेकिन सुखी के मन में असमंजस बना रहता है। एक दिन जब कोजुकी घर पर नहीं था, हिदेको ने एक बड़ा फैसला लिया। हिदेको ने तय किया कि वह काउंट फुजिवारा के साथ भाग जाएगी, जो उसे उसके मामा के अत्याचारों से बचाने का वादा कर चुका था। लेकिन यह कहानी सिर्फ हिदेको और काउंट की नहीं थी, बल्कि सुखी भी इसमें शामिल थी। उनकी मंजिल एक दूरस्थ द्वीप थी, जहां हिदेको और काउंट शादी करने वाले थे। इस भाग दौड़ में हिदेको और सुखी के मन में डर और जोश का तूफान था। काउंट फुजिवारा और हिदेको ने सुखी को धोखा देने की साजिश रची थी। हिदेको ने सुखी पर भरोसा जताया था, लेकिन वह असल में फुजिवारा के साथ मिलकर सुखी को मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बना चुकी थी। सुखी को यह तब पता चलता है जब उसे मानसिक रोगी समझकर अस्पताल में ले जाया जाता है। सुखी को मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया जाता है। सुखी अपनी चतुराई से अस्पताल के स्टाफ को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह ठीक है, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है।
दूसरी ओर हिदेको अपने मामा और काउंट फुजिवारा की साजिश के जाल में फंसी हुई है। हिदेको के बचपन के दर्दनाक अनुभवों ने उसे मामा का गुलाम बना दिया था। मामा ने उसे किताबों और सार्वजनिक रीडिंग के जरिए अमीर जापानी व्यापारियों को मनोरंजन देने का साधन बना रखा था। मामा की साजिश का एक और पहलू तब सामने आता है जब पता चलता है कि वह हिदेको की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। इस योजना में उसने काउंट फुजिवारा को शामिल किया ताकि वे हिदेको को तोड़कर पूरी संपत्ति हथिया सकें। लेकिन फुजिवारा और मामा के लगातार नियंत्रण के बावजूद हिदेको के दिल में विद्रोह की भावना जागने लगती है। सुखी के साथ बिताए गए समय ने उसे अपनी आजादी का महत्व समझाया। हिदेको धीरे धीरे अपनी योजना बनाती है। वह फुजिवारा को अपने पक्ष में लाने का नाटक करती है ताकि मामा को धोखा दिया जा सके। अस्पताल में सुखी ने यह ठान लिया था कि वह यहां से भागेगी। दोनों मिलकर एक नई योजना बनाती हैं जिससे वे हमेशा के लिए आजाद हो सकें। हिदेको ने फुजिवारा से सुखी का पासपोर्ट बनवा लिया। हिदेको और काउंट फुजिवारा खुद होटल में ठहरने के लिए गए थे ताकि अपनी योजना को अंजाम दे सकें। वहां हिदेको ने चालाकी से काउंट को नशे में करने की योजना बनाई। उसने उसके लिए पीने में कुछ मिला दिया ताकि वह बेहोश हो जाए। जैसे ही काउंट नशे में धुत हुआ, हिदेको मौका पाकर वहां से भाग निकली। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मामा के आदमी होटल पहुंच गए और काउंट को पकड़ लिया। उन्होंने काउंट को उसके मामा के पास ले जाकर उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया। अब हिदेको और सुखी दोनों आजाद थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगी। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।